बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। और मुकर्ररा वक्त पर साथियों से दोबारा तस्दीक करके वो सब गैर मुसल्लह हैं, मैं इन्हें लेकर हवेली के सैन में चला आया। मैंने अपने साथ असला सिर्फ इस खदशे के पेश नज़र रखा था कि अगर तीर अंदाजों की नीयत बदल जाए तो इन्हें रोक सकूं। हम दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचते ही थे कि हमारे इर्द गिर्द तीर बरसने लगे। तीरों की बौछार देखकर मेरे गैर मुसल्लह साथी हैरान और शशदर इधर उधर भागने लगे। ये वाक़या इनके लिए इतना गैर मुतवक्का था कि इन्हें यकीनन ये ख्याल आया होगा कि इन्हें गैर मुसल्लह करके मैं दानिस्ता यहाँ इसलिए लाया हूँ कि वो तीरों का निशाना बने। मैंने तीर अंदाजों को इशारे से तीर फेंकने से रोका और नीचे उतरने का कहा। तीनों तीर अंदाज दरख्तों से कूदकर नीचे आ गए तो मैंने अपने बिखरे हुए भागते साथियों को आवाज़ें देकर वापस बुलाया। वो शक व शुबे का शिकार सरासमा पहले तो वहीं रुके रहकर मुझे देखते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब चले आए। तीर अंदाज भी मेरे करीब खड़े थे। मैंने सबको बुलाया ताकि मैं ये सब कुछ आपकी हिकमत अमली ट्रेनिंग के लिए किया था। बहुत मुमकिन है कि वापसी के दौरान हमें असल हमला आवरों का सामना करना पड़े। मैंने आपको गैर मुसल्लह इसलिए किया था कि असली हमला समझते हुए आप तीर अंदाजों पर फायर ना करें। आपने अब हम पर बेखबरी में असली हमला होने का अमली मुजाहरा देख लिया है, इसलिए दौरान सफ़र अपनी निगाहें और असले का रुख दरख्तों पर मरकूज रखें और ज़रा सा शक होने पर भी फायर खोल दें। जब इनको असली हमले की असलियत मालूम हुई तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। रानी का दूसरा मशीर भी पहले मशीर की हलाकत के बाद हवेली में नहीं आया था। शाम को परेशान हाल रजी हवेली में आया और बोला कि इसकी गैर मौजूदगी में इसके झोंपड़े को नजरे आतिश कर दिया गया है और इसकी बीवी गायब है। जब मैंने इसे बताया कि इसकी बीवी हवेली में है और बिल्कुल खैरियत से है तो इसकी जान में जान आई। इसने बताया कि इसे कश्तियों के इंतज़ाम में इतने रोज़ इसलिए लग गए क्योंकि दरियाई बाजार कल ही इस गांव के करीब पहुंचा है। इसने गांव के सरबराह के ज़रिए 3 कश्तियों का इंतज़ाम किया है जो परसों दोपहर 4 बजे से गांव के घाट पर हमें चिटागंग ले जाने के लिए तैयार मिलेंगे और अगली सुबह 10 बजे तक हमारा इंतज़ार करेंगे। 15,000 टका इनका मुआवजा तय हुआ है। हालात के पेश नज़र मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने फैसला किया कि कल सुबह ही यहाँ से कूच कर लेना चाहिए। रजी के मुताबिक 8 घंटे के पैदल सफ़र से हम इस गांव तक पहुँच सकते हैं। मैंने सुबह 6 बजे रवानगी का वक्त मुकर्रर किया और साथियों को तैयारी का कहकर रानी को रवानगी का बताने जनान खाने में गया। रानी से फारिग होकर मैंने माजूल सरदार के तय खाने का रुख किया। इसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे औसान खता हो गए। दरवाज़ा खुला था, थाई पहरेदार की लाश दरवाजे में ही पड़ी थी और सरदार बमा इसकी राइफल के गायब था और खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रस्सी कहाँ से आई। मैं मुतलका बाथरूम में गया तो वहाँ भी एक खिड़की थी जिस पर भी एक छज्जा बना हुआ था। सरदार की निगरानी और कमरे की तलाशी में हम सब से चूक हो गई थी। सरदार को यकीनन 2 रस्सियाँ भेजी गई थी, एक हमें धोखा देने के लिए और दूसरी इस्तेमाल के लिए। इस रस्सी पर हम इस तरफ से मुत्तमिन हो गए थे और बाकी वक्त दूसरी चीज़ों की तलाश में सर्फ किया था। मैंने पहरेदार थाई की लाश को घसीटकर सरदार के बिस्तर पर डाला और कंबल उड़ा दिया। दरवाजे को ताला लगाकर मैंने रानी को सरदार के फरार की खबर बताए बगैर इसे अपने साथियों के पास आया और कैसर और नंबर 2 को बुलाकर सारी हकीकत बताई। सरदार के फरार की बात सुनकर वो परेशान तो बहुत हुए, लेकिन मेरी इस बात से वो मुत्तफिक थे कि हमें कल सुबह ज़रूर रवाना हो जाना चाहिए ताकि सरदार को हमारे खिलाफ हमले की तैयारी का कम से कम वक्त मिले। रजी और मैं बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। मैंने नहायत धीमी आवाज़ में इससे पूछा कि क्या इसने एक मकान की छत पर टार्च की जलती बुझती रोशनी देखी थी। इसने हाँ कहते हुए कहा। इस रोशनी के फौरन बाद उल्लू बोलने की आवाज़ें भी आई थी।
जंगलों में मेरी जिंदगी बीती है। मैं इस वक्त पहचान गया था कि ये असली उल्लू की नहीं बल्कि ये आवाज़ किसी इंसान ने निकाली थी। उल्लू रात के सिर्फ पहले आधे हिस्से में ही बोलते हैं, सुबह नहीं। मैंने कहा, इससे साबित होता है कि हमारी रवानगी और इस रास्ते का इल्म मुखालफिन को हो चुका है और हम पर हमला करने वालों को उल्लू की आवाज़ में हमारी आमद का सिग्नल दिया गया है। मैंने कैसर के एक साथी को, जो हमारे साथ ही चल रहा था, सरगोशी में कहा कि पीछे जाकर सब साथियों को बता दे कि रेड अलर्ट रहें। दुश्मन को हमारी इस रास्ते से रवानगी का इल्म हो चुका है और किसी लम्हे भी हमारा इस्तकबाल हो सकता है। कैसर का साथी बाकियों के इतला देने पीछे चला गया। हम इस वक्त घने जंगल से गुजर रहे थे जहां बेतरतीब दरख्त इतने करीब थे कि सीधा आगे बढ़ने के बजाय हमें आड़ा तिरछा होकर चलना पड़ रहा था। हमारे कदमों तले सूखे पत्ते चुरमुरा कर हमारे चलने और रास्ते की निशानदेही कर रहे थे। हम बामुश्किल 200 मीटर आगे बढ़े होंगे कि हमारे खच्चर यकबारगी हिनहिनाने लगे। उन्होंने खतरे को बांप लेने की हिस्स इंसान से दुगनी होती है, इस यकीन के साथ कि हम अब हमला आवरों के बहुत करीब थे। मैंने अपने चारों अतराफ फैले दरख्तों के झुंड पर ऊपरी जानब सब मशीन गन से फायर की। ये फायर मेरे साथियों के लिए सिग्नल था। उन्होंने भी इसी तरह फायर शुरू कर दी। जंगल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा और परिंदे गोलियों की आवाज़ से खौफजदा होकर अपने घोंसलों से उड़ने लगे। फायर और परिंदों के शोर मचाने से जंगल में रात की खामोशी का तिलिस्म टूट चुका था। अभी तक हम पर ना ही कोई तीर फेंका गया था और ना ही कोई हमला आवर दिखाई दिया था। हमला आवरों को अपने करीब होने को मैं अपना वहम तो कह सकता था, लेकिन खच्चरों के हिनहिनाने की क्या वजह थी? यकायक मुझे ख्याल आया कि बहुत मुमकिन है कि दरख्तों पर चढ़े हमला आवर अभी हमसे दूर हों, लेकिन कुछ हमला आवर खामोशी से हमारे मुतवाजी चल रहे हों और इनके कदमों तले मुसलसल मसले जाने वाले पत्तों की आवाज़ से खच्चर हिनहिना रहे हों। कुदरत ने जानवर को बाज़ ऐसी खसूसियातें हिस्स अता की है जो इंसान में नहीं। बिल्ली अंधेरे में भी इतना साफ देख सकती है जैसे इंसान रोज़े रोशन में। चूंटियों को रोशनी होने के बहुत पहले इल्म हो जाता है कि वो अपनी खुराक को महफूज जगह पर मुंतकिल कर देती हैं। जलजला आने से पहले कुत्ते मखसूस आवाज़ें निकाल कर रोते हैं। सुर्ख आंधी आने से पहले शुतुरमुर्ग अपने सर रेत में छुपा लेते हैं। हमारे खच्चरों को हिनहिनाना बिला वजह नहीं था। मैंने अब दरख्तों के ऊपरी हिस्सों पर फायर करने के बजाय अपने चारों अतराफ ज़मीन से 4 फुट बुलंदी पर फायर किए और हमें पहली इंसानी चीख सुनाई दी। काफिले को वहीं रोककर टार्चों की रोशनी में हम इस आवाज़ की तरफ गए। एक चकमा मर्द जिसके जिस्म पर रंग लगे हुए थे ज़मीन पर पड़ा करा रहा था और करीब ही इसका बाला पड़ा था। गोली इसके छाती में लगी थी और वो चंद लम्हों का मेहमान था। मैंने फौरी राजी की बीवी को वहां बुलवाया ताकि मरते वक्त ये चकमा अपने हम कबीला को ही हमला करने वालों के प्लान बताए। राजी की बीवी को वो सिर्फ यही बता कर दम तोड़ गया कि 4-5 बाला बरदार काफिले के दोनों जानिब हमारे मतवाजी चल रहे हैं और 100 से ज्यादा तीर अंदाज जंगल के खात्मे के करीब दरख्तों पर बैठे हमारे मुंतजिर हैं और इन्हें ताकीद की गई है कि वो हम पर इस वक्त यालाबारी तीर बरसाएं, यकबारगी तीर बरसाएं जब हम जंगल से निकल रहे हों। एक तरफ ना तो हम पीछे जंगल में लौटकर दरख्तों की ओट में छुप सकेंगे और ना ही आगे खुली पथरीली जमीन पर हमें कोई पनाह मिल सकेगी। तीर अंदाजों के पास ज़हर में बुझे तीर हैं और हम 12 असला बरदारों को ख़त्म करना इनके लिए चंदा मुश्किल नहीं, क्योंकि तादाद में वो हमसे 10 गुना ज़्यादा हैं। इन्हें यह भी ताकीद की गई है कि हम में से कोई भी बमा रानी और सरदार के छोटे भाई के बचने ना पाए। राजी की बीवी के पूछने पर इसने बताया कि हमारे मुतवाजी चलने वाले बाला बरदारों को एक दूसरे से राब्ते के लिए उल्लू की आवाज़ और इकट्ठा करने के लिए मेंढक की आवाज़ का सिग्नल मुकर्रर किया गया है। वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन इसकी सांस उखड़ गई
और वो नस्मते के अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर कैद जिंदगी से आज़ाद हो गया। मैंने काफिले को फौरन आगे बढ़ने को कहा, लेकिन रजी बोला थोड़ा सा आगे जाकर हम रुक जाते हैं और मैं पहले उल्लू और फिर मेंढक के टराने की आवाज़ निकालकर बाकी बाला बरदारों को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। अगर इन्हें हम हलाक करने में कामयाब हो जाएं तो फिर जंगल में ही हम सूरज के गुरूब होने का तुलू होने का इंतजार करेंगे और रोशनी में जंगल से बाहर निकलेंगे ताकि तीर अंदाजों को देखकर इन पर फायर कर सकें। मेरे इस्तफसार पर के जंगल से गुजरने का कोई मुतय्यन रास्ता है जिस पर तीर अंदाज हमारा इंतजार कर रहे हैं, और क्या हम रास्ता बदलकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते? राजी बोला कोई मतवाजी रास्ता तो नहीं है, लेकिन बरसों से यहाँ से गुजरने की वजह से यही मुरवजा रास्ता है, वरना इसके दोनों अतराफ जंगल इतना घना और खुदरू पौधे इतने ज्यादा हैं जिन्हें बड़े चाकुओं से काटे बगैर कोई इंसान गुजर नहीं सकता। इस रास्ते पर तो रुकावटें बनने वाले दरख्तों को कबायलियों ने काट कर आमदोरफ्त के लिए रास्ता बना लिया है। तकरीबन 100 मीटर आगे बढ़ने के बाद हमने काफिला रोक लिया। राजी ने काफिले के बाएं जानिब 10-15 कदम आगे जाकर पहले उल्लू की और फिर मेंढक की आवाज़ निकाली। उल्लू की आवाज़ के जवाब में वैसी ही हमारे आगे और पीछे से 4 आवाज़ें सुनाई दी और मेंढक की आवाज़ के निकालने के चंद मिनट के अंदर 4 बाला बरदार इस जगह आ गए जहां से रजी ने आवाज़ निकाली थी। मेरी हदायत के मुताबिक रजी ये आवाज़ें निकालकर फौरन ही काफिले में आ गया था। हमें बाला बरदारों की आमद का इल्म पत्तों के चुरमुराने से हुआ। मेरे आर्डर के मुताबिक मेरे कहने पर यकबारगी हमारी टार्चें रोशन हुई और इनकी रोशनी ने इस जगह का अहाता कर लिया जहां चारों बाला बरदार अपने बुलाने वाले साथी के इंतजार कर रहे थे। रोशनी पड़ते ही उन्होंने अंधेरे में रोशन टार्चों की तरफ देखा। एन इस वक्त हमारी ऑटोमेटिक राइफल ने इन पर गोलियां बरसाईं और चारों वहीं ढेर हो गए। हम अपनी इस कामयाबी पर बड़े खुश थे कि हमारी निगरानी करने वालों को हमने ख़त्म कर दिया था और अब सिर्फ आखिरी और बड़ी लड़ाई तीर अंदाजों से होना थी। अब वो फट रही थी और परिंदे अपनी खुराक की तलाश में उड़ने को पर तोल रहे थे। राजी ने एक जगह मुझे काफिला रोकने का कहा। इसके मुताबिक मजीद आधा घंटे के सफ़र के बाद जंगल ने ख़त्म हो जाना था और इस जगह से आगे कहीं भी तीर अंदाज छुपे बैठे हो सकते थे। तुलू होने की खासी देर के बाद जंगल में रोशनी का एहसास होता है। अब हमने जब दोबारा सफ़र शुरू किया तो सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छिनकर आ रही थी। बेआवाज़ तीरों और नफरी में हमसे 10 गुना ज़्यादा दुश्मन से मुकाबले का एहसास हम सब को ही था। मैंने काफिले को इस तरतीब में चलने का हुक्म दिया। सिर्फ 2 थाई और कैसर के 2 साथियों को कहा कि वो काफिले के दोनों अतराफ 20-20 फीट की दूरी पर चलें और दरख्तों पर निगाह रखें ताकि तीर अंदाजों को हम पर हमले के वक्त इन्हें खुद हमारी 2 तरफा फायरिंग से बचाव की वजह से काफिले पर अटैक का मौका न मिले। दूसरे उन्होंने खुद को काफिले की गुजरगाह के दोनों जानब के दरख्तों के पत्तों में छुपाया होगा और इनके लिए ये मुमकिन ना होगा कि अपनी पिछली जानब से भी पत्तों की आड़ लेकर हमारे ऊपर फायर करने लगे। दरख्तों में से गुजरना अगरचे खासा दुश्वार था लेकिन मुमकिन ना था, और जब जान पर बनी हो तो ऐसी रुकावटों की कौन परवाह करता है। अपने सब मुसल्लह साथियों को मेरा स्टैंड बाय ये था कि अगर इन दरख्तों में छुपे कोई बंदा नज़र आए तो बिला ताखीर इस पर फायर करे, और अगर ऐसी सूरत पेश ना आए तो जब तक मैं सब मशीन गन से फायर ना करूं कोई भी फायर ना करे, और मेरे फायर के बाद मुसलसल दरख्तों पर फायर करते जाएं जब तक कि जंगल से बाहर निकलकर मैं फायर बंद ना करूं। इस आर्डर से मेरा मकसद ये था कि तीर अंदाज जो कि यकीनन दरख्तों पर छुपे बैठे होंगे
انہیں ہم اپنے مسلسل فائرنگ میں اتنا الجھا دیں کہ انہیں تیر چلانے کا موقع ہی نہ مل سکے اور اس وقت اپنا فائر بند کریں جب ہم ان کے تیروں کی رینج سے باہر نکل جائیں۔ جب یہ میں خدشہ تھا کہ کھلی جگہ پر اور جنگل سے باہر نکلنے کے بعد بھی ہمیں دشمن کی طرف سے سردار کی ہم سے چھینی رائفل اور دوسرے فائر آرم کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے میں نے رضی کو کہا کہ میرے ساتھی جنگل سے باہر نکلنے کے بعد بھی پیچھے چھوڑے درختوں پر فائر کریں گے، جبکہ ہم دونوں جو قافلے کے آگے چل رہے ہیں سامنے کا دھیان بھی رکھیں گے۔ ہمارا قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ رضی نے اشارے سے مجھے دکھایا ہم سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر کھلی جگہ پر سورج کی شعاعیں پڑ رہی تھی، یعنی وہاں پر جنگل ختم ہو جاتا تھا۔ اسی 100 میٹر کے اندر تیر انداز چھپے ہوئے تھے۔ بالا بردار لڑکے نے بھی مرتے وقت یہی کہا تھا کہ تیر اندازوں کو ہم پر کھلی جگہ پر پہنچتے ہی اٹیک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سو میرے زیادہ تر اندازہ جنگل کے آخری درختوں پر تو خود کو چھپا نہیں سکتے تھے، لہذا جب کھلی جگہ 60 میٹر کے لگ بھگ دور رہ گئی تو میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی مشین گن سے سامنے اور اپنے دونوں اطراف کے درختوں پر فائر کھول دیا۔ میرے فائر کرنے کے ساتھ ہی میرے تمام ساتھیوں کے اسلحے بھی گولیاں برسانے لگے، یقین جانے جیسے بیر سے لدے پیڑ پر پتھر مارنے سے ڈیروں پہ بیر گرتے ہیں، ویسے ہی درخت درجنوں رنگوں سے خود کو کیموفلاج کیے چکما تیر انداز درختوں سے گرنے لگے۔ کئی تو ہمارے اتنے قریب گرے کہ مخصوص چند انچ کے فاصلے سے ہم ان کے جسموں تلے دبنے سے بچے۔ مختلف اسلحوں سے کیے جانے والے فائر، گرنے والے چکموں کی چیخوں اور پرندوں کے اڑنے کی آواز کے باہم ملنے سے جنگل کے اس حصے میں ایک حشر برپا تھا۔ جن تیر اندازوں کو میری اور رضی کی گولیاں مس کر رہی تھی انہیں میرے ساتھیوں کی گولیوں نے جا لیا۔ میری اسٹریٹجی کے مطابق ہمارے رستے کے ایک درخت پر میرے اور میرے ساتھیوں نے مختلف زاویوں سے 4 بار فائر کیے۔ ہمارا قافلہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں پر حمید نے اپنی کارکردگی دکھائی اور خچروں کو قابو میں رکھا۔ اس دوران ہم پر بغیر نشانے کے 8-10 تیر پھینکے گئے تھے۔ تیر اندازوں نے یقیناً ہمیں نشانہ بنانے پر رکھا تھا اور اس انتظار میں تھے کہ ہم ان کی رینج میں آ جائے تو تیر چلائیں۔ ہماری گولیوں نے انہیں بھی آ لیا، انہیں اس کی مہلت ہی نہ دی اور ان کے گرتے وقت تیر ان کے کمانوں سے نکلے اور ادھر ادھر جا پڑے۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق جنگل سے نکلنے اور ہماری پچھلی جانب ہمارے فائر کرنے سے گرنے والے تیر اندازوں کی کل تعداد 95 سے زیادہ۔ کھلی جگہ پر بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے جب اس رینج سے باہر گئے جہاں جنگل سے چھوڑے گئے تیر ہم تک نہ پہنچ سکے تو میں نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ میرے تمام ساتھی رانی، اس کا لڑکا اور خچر بالکل صحیح سلامت تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور مشین گن زمین پر رکھنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ سامنے سے فائر کی گئی رائفل کی ایک گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی اور پھر مسلسل رائفل کا فائر آنے لگا۔ میرے ساتھی ایسی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے مکمل ٹرینڈ تھے۔ ہم سب چند سیکنڈ میں ہی پتھروں کی اوٹ میں آ کر لیٹنے گئے، فائر کا جواب دینے لگے۔ کیسر کرالنگ کرتے ہوئے خچر کی طرف گیا، لیکن اس کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی دونوں خچر گولیوں کا نشانہ بن کر ڈھیر ہو چکے تھے۔ فائر شروع ہوتے ہی رانی، کلپنا اور رضی کی